नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। खबर की शुरुआत करते हैं फर्रुखाबाद से, जहां फर्रुखाबाद के राजेपुर क्षेत्र के खंडौली गांव में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित परिजनों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर की थी और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी थी। दरअसल युवती का 14 मार्च को आमिर नाम के शख्स ने अपहरण कर लिया था, जिसकी सूचना युवती की मां ने थाने में दर्ज कराई थी और लव जिहाद होने की बात भी कही गई थी। वहीं लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई करते हुए लापता युवती को खोज निकाला है। युवती के परिजनों ने युवक आमिर पर जबरन धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है। वहीं सीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि युवती को ढूंढने के साथ ही आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि पुलिस ने अभी लव जिहाद का मामला है या नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। पुलिस की जांच पड़ताल अभी जारी है। वहीं पुलिस ने युवती को बरामद करने के बाद मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लोहिया में भिजवाया। मेरे द्वारा थाने की टीम को उसके सक्षम बरामद करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसको हम लोगों ने कल बरामद कर लिया है और सकुशल वापस आ गई है। विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सर, उसके पिता का आरोप है कि कोई लव जिहाद का मामला है। पुलिस की क्या तफ्तीश कह रही है? देखिए, ये चीज़ें जो हैं अंडर इन्वेस्टिगेशंस हैं। अब बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए और विवेचना को गहनता से परिशीलन किए बिना मैं इसमें कुछ भी टिप्पणी करने में। वहीं इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर हिंसा राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि विजयवर्गीय ने एक वीडियो जारी करते हुए तमाम ये बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दीदी जो है लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा फैलाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कूच बिहार विधानसभा के मंडल अध्यक्ष अमित सरकार को मारकर फांसी पर लटका दिया गया। उन्होंने कहा कि दीदी और भतीजे का ये मार काट का खेल शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान के पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता डरने वाली नहीं है। जनता 2 मई को चुनाव परिणाम में ममता बनर्जी को घर बिठाएगी, ये मेरा मानना है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कूच बिहार लोकसभा के एक मंडल अध्यक्ष अमित सरकार को रात को मारकर फांसी पर लटका दिया गया। ये दीदी और भतीजे, पीसी और भाईकों का खेला चालू हो गया। वो सोच रहे हैं कि इससे पहले चरण के चुनाव के पहले हम आतंक फैलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर बैठा देंगे, मतदाताओं को वोट डालने नहीं देंगे। दीदी, ये सपना आपका पूरा नहीं होगा। हम कितना भी बलिदान देना पड़े हम देंगे, पर बंगाल को बचाएंगे, बंगाल के संस्कार बचाएंगे, बंगाल की संस्कृति बचाएंगे और बंगाल को सोना और बांग्ला बनाकर इस प्रदेश की जनता को सौंपेंगे। ये संकल्प है हमारा। और इसलिए आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होगा कि लोग डर के घर बैठ जाएं और मतदान करने नहीं आए। जनता और ज्यादा मतदान करेगी और आपको 2 मई को होने वाले चुनाव परिणाम में घर बैठाएगी, ये मेरा मानना है। मैं हमारे साथी भाई अमित सरकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कूच बिहार लोकसभा के एक मंडल अध्यक्ष अमित सरकार को रात को मारकर फांसी पर लटका दिया गया। वहीं उत्तराखंड की देवभूमि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं देश के तमाम राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी कोरोना अपने पांव पसार रहा है, जिसके चलते अब महाकुंभ पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। वहीं महाकुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि कोरोना को रोकने के लिए कोई खास इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। वहीं शासन और प्रशासन की तरफ से कोरोना को लेकर कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु या बाहरी व्यक्ति प्रदेश में एंट्री करता है तो उसे RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। दरअसल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के बिना कुंभ में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कोरोना में महाकुंभ में पहुंचे बड़ी तादाद में अलग अलग अखाड़ों के संत भी इस बार कुंभ की व्यवस्थाओं से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल सन्यासी अखाड़े के साथ साथ अब वैरागी अखाड़े के संत भी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन संतों के लिए जिन जिन स्थानों पर व्यवस्था की गई है वहां बिजली, पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है और ये सब कुछ हो रहा है प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के चलते। लिहाजा इस बार महाकुंभ के हालात ऑल इज नॉट वेल वाले दिखाई दे रहे हैं।
वहीं आगरा में विवाद सुलझाने गए एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला खंदौली थाना क्षेत्र का है, जहां नहर्रा इलाके में दो भाइयों के बीच आलू खुदाई को लेकर के विवाद हुआ था और इसी विवाद को सुलझाने के लिए सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार यादव पहुंचे थे, जिन्हें गोली मार दी गई। वहीं वारदात के बाद सिपाही ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह धक्का मारकर फरार हो गया। घटना के बाद आनन फानन में एसएसपी समेत पुलिस महकमा मौके पर पहुंच गया। वहीं यूपी सरकार ने दरोगा के परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिशें की है। दरअसल खुद सूबे के मुखिया ने मामले में दखल देते हुए ट्वीट कर दरोगा की हत्या पर शोक जताया और दरोगा के परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन देते हुए 50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही पीड़ित के परिजनों को में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और शहीद दरोगा के नाम पर एक सड़क करने का भी ऐलान किया गया है। गांव नहर्रा थाना खंदौली का एक गांव है। यहाँ पर ये दो भाई विश्वनाथ और शिवनाथ, इनका आपस का विवाद था इनका, जिसमें खेत से आलू निकालने का कोई विवाद था। शाम को इस बारे में थाने पर जो शिवनाथ था उसने सूचना दी कि विश्वनाथ उनके आदमियों को धमका रहे हैं और उनको आलू की हार्वेस्टिंग नहीं करने दे रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल जो सब इंस्पेक्टर थे और श्री प्रशांत और कांस्टेबल चंद्रसेन ये तत्काल यहाँ पर गांव में आए। पुलिस को देख करके जो अपराधी है, अभियुक्त है इसमें विश्वनाथ, उसने भागना शुरू किया। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों ने ही बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए उसको चेस किया। जब वो पास में पहुंचे तो उसके पास कोई एक इलीगल कंट्री मेड वेपन होगा, उससे उसने फायर एक राउंड किया, जिससे कि उसके गले में गोली लगी और उसकी हमारे साथी जो थे सब इंस्पेक्टर वो शहादत को प्राप्त हुए। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम भी सच्चे देशभक्त हैं, जबकि बीजेपी लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रही है। जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में अजमलपुर गांव में भागीदारी संकल्प मोर्चा के बैनर तले आयोजित रैली को संबोधित करने पहुंचे थे पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी के लोग मुर्गा दारू पिलाकर खिला करके वोट लेंगे और फिर 5 साल तक मुर्गा बनाकर रखेंगे, इसलिए सोच समझकर वोट देना। बीजेपी वाले जब हम ओवैसी जी से समझौता कही तो कहा था कि अभी नमाज पढ़े जाइए। अरे बेईमानो, तुम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हो, हम भी बनारस के रहने वाले हैं। हम बनारस के रहने वाले हैं और बड़े बड़े हिंदू के ठेकेदार नेता अगर मरते हैं, उनकी डेथ होती है तो बनारस जाते हैं, जला दिए जाते हैं। बचते हैं तो गंगा जी में बहा दिए जाते हैं और चले जाते हैं बहकर के समुद्र में। और तुम जिसको राष्ट्रद्रोही कहते हो मुसलमान को, उनसे सीख लो राष्ट्र प्रेम की भावना। एक दिन में 5 बार धरती माँ को नमन करता है, 5 बार वो नमाज पढ़ता है, 5 बार। और तो वो अगर शहीद होता है, मरता है, उसकी डेथ होती है, इसी मिट्टी में वो दफन हो जाता है। अब इससे बड़ा तुम राष्ट्र प्रेम का क्या बात हुई? और जब तुझे जरूरत होती है मुसलमान के वोट की, तब तुम समझौता करते हो कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती से समझौता करते हो, सरकार बनाते हो, तब तुझे दिक्कत नहीं। दिल्ली में तुम सरकार बनाते हो और सरकार बनाकर शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी दोनों को मिनिस्टर बनाते हो और दोनों की शादी हिंदू की बेटी से करते हो, तब तुम्हें दिक्कत नहीं। वहीं बलिया में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बुर्का को लेकर टिप्पणी की है। दरअसल राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का लगाना अमानवीय व्यवहार है और सरकार ने जैसे 3 तलाक प्रथा को खत्म किया है, ठीक उसी तर्ज पर बुर्का परंपरा को भी समाप्त करना चाहिए। साथ ही राज्य मंत्री ने विश्व के उन मुस्लिम मुल्कों का भी हवाला दिया जहां बुर्के पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है और भारत में भी
जो हावी मानसिकता है वो हावी न रहे, इसके लिए यहाँ भी बुर्का समाप्त होना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है जिस प्रकार से। वहीं बलिया में बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है, जहां चालान कटने के बाद गुस्साए नेता ने दरोगा के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो वायरल होने के बाद बलिया पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद एसपी विपिन टाडा के आदेश पर थाने में नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 332 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। वहीं आगरा से खबर है, जहां आगरा जिला कलेक्ट्रेट के एसएसपी कार्यालय के बाहर शाहगंज क्षेत्र की एक महिला ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। आपको बता दें कि महिला का पिछले 4 सालों से अपने पति के साथ विवाद चल रहा था। पिछले 4 सालों से न्याय के लिए महिला थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जिससे परेशान होकर महिला ने एसएसपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह करने का प्रयास किया, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने सही समय पर महिला को ऐसा करने से रोक लिया। एक महिला शाहगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली है। कलेक्ट्रेट परिसर में उसने अपने ऊपर तेल छिड़कने के बाद आत्महत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन तेल छिड़कते ही उसे पकड़ लिया गया था और यहाँ पे लाया गया है। उससे पूछताछ पर प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो अपने पति से परेशान है, उसका पति उसे खर्चा नहीं दे रहा है। इसका आरोप है किसी और महिला के साथ उसके इलिसिट रिलेशंस हैं। इस संबंध में जांच की जा रही है, जांच करके वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। क्या सर इससे पूर्व में भी यहाँ संबंधित थाने पहुंची या शिकायत नहीं सुनी गई? यहाँ पे मैंने पूछा था उससे, यहाँ पे उसने। वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल से शुरू होने वाली है। ऐसे में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार से हमारे संवाददाता गणेश गुप्ता ने खास बातचीत की है, सुनिए। तो आपको बता दें कि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार से बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर के बातचीत की गई है। 24 अप्रैल से ये बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और ऐसे में विद्यार्थियों और कोविड को लेकर के क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है, इसके बारे में भी बातचीत की गई है, सुनिए। 24 अप्रैल से जो परीक्षाएं होनी है यूपी बोर्ड की, तो उसके लिए शिक्षा विभाग ने क्या क्या तैयारियां करी? कुल 136 परीक्षा केंद्र लखनऊ में तैयार किए गए हैं। पिछली बार 112 ही परीक्षा केंद्र थे। इस बार काफ़ी संख्या में कोरोना के दृष्टिगत केंद्रों को बढ़ाया गया है और कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र हम लोग पूरी तैयारी के साथ बोर्ड की परीक्षा करने के लिए तैयार हैं। सर ये बताइए कि नकल विहीन परीक्षा के लिए कोई विशेष शिक्षा विभाग ने इंतजाम किए हैं? नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रत्येक कक्षा कक्ष में 2-2 सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर लगाया गया है। साथ के साथ राउटर के माध्यम से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर उसको कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। हम आराम से प्रत्येक बोर्ड के केंद्र की गतिविधि को जनपद और स्टेट लेवल के कंट्रोल रूम में देख सकते हैं, तो किसी भी प्रकार की नकल होने की कोई भी संभावना नहीं है और पूरी पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। धन्यवाद मुकेश जी। ये थे हमारे साथ मुकेश कुमार जी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिन्होंने 24 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं, उससे सबको अवगत कराया। ज्ञानेश गुप्ता, लोकमंच। वहीं वाराणसी में स्वच्छता सर्वेक्षण की 2 टीमें दिल्ली से बनारस पहुंच चुकी हैं और 2 दिनों से सर्वे किया जा रहा है। सर्वेक्षण टीम का फोकस 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर है। पहला, कचरा मुक्त शहर और दूसरा, स्वच्छता के लिए उठाए गए कदम पर फोकस करना। वहीं सीवर ओवरफ्लो की समस्या पर प्रमुख मुद्दा बना हुआ है और ये प्रशासन के लिए चुनौती भी है। वाराणसी नगर निगम के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार बनने के बाद बड़े शहरों में स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर हर साल गोपनीय तरीके से स्वच्छता टीम दौरा करती है और स्वच्छता की जांच कर शहरों को अंक प्रदान किया जाता है। और इसी सिलसिले में स्वच्छता सर्वेक्षण की 2 टीमें बनारस पहुंची हैं।
जनपद वाराणसी में छोटे मोटे मिला के 31 कूड़ाघर हैं, जिसमें कि हमने 13 ऐसे कूड़ाघरों को चिन्हित किया जिनकी क्षमता टनों में है, क्योंकि पूरे जनपद वाराणसी का जो नगरीय सीमा क्षेत्र का कूड़ा उठान है प्रत्येक दिवस वो 500 से 600 टन होता है, जिसको हम करसड़ा के प्लांट में ले जाके प्रोसेसिंग करते हैं। हमारे जो ये बड़े कूड़ेघर जो कि सड़कों पर स्थित हैं, जिससे आवागमन भी प्रभावित होता है, अब हम अपने आप को इतने संसाधनों से लैस कर चुके हैं कि आने वाले समय में हम उन कूड़ाघरों को हटाकर हम ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाना चाहते हैं कि हमारे कूड़ाघर हट जाएं, आवागमन प्रभावित ना हो और हमारा कूड़ा जो है सीधे वहाँ पे एकत्रित हो और सीधे हमारे प्रोसेसिंग। वहीं नोएडा सेक्टर 3 में स्थित उप श्रम आयुक्त कार्यालय पर सीट कार्यकर्ता ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के अलोकतांत्रिक तरीके से सभी मजदूर पक्षों के सुझावों को नकारते हुए उनकी सुरक्षा में बने 29 कानूनों को समाप्त कर उद्योगपतियों के पक्ष में 4 श्रम कोड बनाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी न करने और बढ़ती बेरोजगारी और मजदूरों की समस्या को लेकर उप श्रम आयुक्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रेटर नोएडा के कासने में व्यापार मंडल की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इतना ही नहीं, कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी व्यापार मंडल के इस कार्यक्रम में मौजूद रहा। ये होली मिलन समारोह हमारा व्यापारियों का होता है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है हमारा। इसमें सब लोग सभी पार्टियों के लोग इकट्ठा होते हैं और इसमें ये 12 साल से हम कार्यरत हैं, इसमें जो करते हैं। और इसमें पूरी सुरक्षा के जो हमने परमिशन जिसकी ली है शासन प्रशासन से, और इसमें जो भी नियम है कोविड के, हमने सबके लिए हमने जो उसका नियम कहा है उसका पालन करेंगे। हमने मास्क, सैनिटाइजर सब अपने पास लगा रखे हैं। सबको हम बंटवाने के लिए आप देख रहे होंगे, सबको जो यहाँ दर्शक आएंगे सबको बंटवाएंगे हम और उसके नियम के अनुसार काम करेंगे। आज कासना व्यापार मंडल के सानिध्य में कासना की इस पावन भूमि पे जो है होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के तमाम सैकड़ों लोग उपस्थित रहेंगे और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः जो है व्यवस्था की गई है। कुर्सियों को दूर दूर बिछाया गया है और यहाँ पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है। बात रही कोरोना की, तो ये जो कार्यक्रम है ये अनुमति के माध्यम से ही किया जा रहा है। जिला प्रशासन की अनुमति व्यापार मंडल के द्वारा ली गई है, तब जाकर के इस कार्यक्रम को हम लोग कर रहे हैं। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तो कुछ है नहीं, जहाँ विपक्ष है वहाँ ही ये कोरोना महामारी है। बंगाल में चुनाव हो रहे, तमिलनाडु में चुनाव हो रहे, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे, वहाँ नहीं है क्या कोरोना? जहाँ इनको दिख रहा है भाई विपक्ष मजबूत है, विपक्ष इनका विरोध कर रहा है, वहीं ये कोरोना को लेकर चल रहे हैं। ये केवल हम भी मान रहे हैं कि भाई महामारी है, लेकिन महामारी वहीं बिहार के सहरसा में आग ने कहर मचा दिया। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और तुरंत ये आग चारों तरफ फैल गई। आग लगने से 9 परिवारों के तकरीबन 15 घर जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ये घटना सोनवर्षाराज थाना क्षेत्र की है। वहीं एमपी के देवास के बरोटा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां तौलापुरा में एक पिता ने अपने 2 बच्चों को कुएं में फेंककर खुद को आग के हवाले कर दिया। इस भयावह घटना में तीनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। दरअसल तौलापुर के रहने वाले 35 साल के कैलाश रावत उर्फ मुकेश की पत्नी कुछ दिन पहले ही अपने पति और बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी। बताया जा रहा है कि कैलाश ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी, इसलिए पत्नी ने घर छोड़ दिया, जिसके चलते पति परेशान था। वहीं परेशान पति तंग आकर अपने दोनों मासूम बच्चों को कुएं में फेंककर खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा लिया। वहीं पुलिस के मुताबिक सनकी पति शराब पीने का आदी था। आपको बता दें कि जब युवक ने अपने बच्चों को कुएं में फेंका था तो घर पर आकर अपने छोटे भाई को इस बात की जानकारी भी दी कि बच्चों को कुएं में डाल दिया है, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। लेकिन जब तक मुकेश का छोटा भाई वहां पहुंचता कुएं तक, तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी।
वहीं बाणगंगा थाना क्षेत्र में 2 लोगों की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां मृतक दोस्तों के साथ पार्टी मना रहे थे, तभी कोई विवाद हुआ और दोनों पर हमला हुआ। मृतक जान बचाने के लिए करीब 200 मीटर तक भागा, लेकिन बच नहीं पाया। फिलहाल आरोपियों की तलाश की जा रही है। आशंका है कि मृतकों के दोस्तों ने ही हत्या को अंजाम दिया है। वहीं मुरादाबाद के पाकबड़ा इलाके में जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। एसडीएम सदर के पुलिस की टीम गाटा संख्या 680 से कब्जा हटाने गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए एसडीएम और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पथराव की सूचना पर एसपी सिटी भारी फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। यहाँ पे कुछ ज़मीन पे अवैध कब्जा किया गया था। यहाँ पे एसडीएम की टीम आके उन अवैध कब्जों को हटवा रही थी, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे लोकल्स द्वारा पथराव किया गया। यहाँ पे पुलिस टीम मौके पे पहुँच के व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और यहाँ पे अतिरिक्त पुलिस बल के साथ जो यहाँ पे जो अवैध कब्जे थे उनको हटवाया गया है। यहाँ पे कुछ ज़मीन पे अवैध कब्जा किया गया था। यहाँ पे एसडीएम की टीम आके उन अवैध कब्जों को हटवा रही थी, जिसमें सूचना प्राप्त हुई कि वहीं उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र की नेवराना चौकी का इलाका जुए का अड्डा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि हर रोज लोग लाखों का जुआ यहां खेलते हैं। बताया जा रहा है कि अचलगंज थाना क्षेत्र के खेतों में जुआ की महफिल सजाई जाती है और जुए के खेल में लाखों रुपए का दांव लगाए जाते हैं, जिसके बाद अब अखबारों की खबरों के साथ जुए की महफिल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं सोनभद्र के जंगलों में भीषण आग लग गई। आग रेणुकूट वन इलाके के रनटोला जंगल में लगी थी। आपको बता दें कि आग की वजह से 2 दिन पहले भी दुद्दी तहसील इलाके में 2500 मुर्गियां और पूरा पोल्ट्री फार्म जलकर राख हो गया था। बता दें कि जंगलों में आग लगने के बाद भी वन विभाग के कर्मचारियों पर कुंभकर्णीय नींद सोने के आरोप लगते रहे हैं। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा और वनवास काटकर जब वह अयोध्या पहुंचे तो पूरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया। कुछ इसी तरह की कहानी हरदोई के रिंकू उर्फ गुरप्रीत सिंह की है, जो 12 साल की उम्र में पढ़ाई के डर से घर से वर्ष 2007 में चुपचाप निकल गया था और अब 13 साल बाद अपने घर वापस लौटा है। 12 साल पहले गुम हुआ बच्चा अब 26 साल का सरदार नौजवान बनकर लौटा है। यही नहीं, इस दौरान वो सरदार होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी इतना मजबूत हो गया है जिसकी कल्पना उसके गरीब परिवार के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि सांडी थाना इलाके के सैतियापुर गांव के मजरा फिरोजपुर में पिता ने पढ़ाई के लिए डांटा तो रिंकू ने पढ़ाई के डर से घर छोड़ दिया। रिंकू के गरीब माँ बाप ने तो रिंकू के मिलने की भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन 14 साल बाद अचानक रिंकू अपने गांव अपने माता पिता को खोजते हुए पहुंच गया। इतना ही नहीं, रिंकू ने इन 14 सालों में अपनी मेहनत से अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर ली और ट्रक का मालिक भी बन गया। फिलहाल रिंकू अपने माता पिता से मिलकर खुश है और अब अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहते हैं। 13 साल की एज से मैं बाहर चला गया था यहाँ से, वैसे लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण। वहाँ पे काम कुम करता रहा जाके, ठीक है, बाकी सब सही हो गया। अब गाड़ी गुड़ी होगी, सब कुछ हो गया। यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा है फैमिली से मिलके। बाकी अब हमारा नाम भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। कितने साल बाद आप? हम 13 साल बाद वापस आए यहाँ। हम तो कहते हैं भैया वापस जाओ, अब अपने हाल पता ले रही है, वो हाल पता दे रही है, वो अपनो हमारो ले रही है। वो भाई जब तक आए जाए रहो। कितना खुश है आप लोग? हाँ, हम बहुत खुशी हैं भैया। अब हमें बहुत खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है। 9 जन्म इनको हमने पाओ, उसे हमारे भी आश्रय थे। नया जन्म इनको मिलो,
हम दोबारा इन्हें को जन्म पाओ है, बाकी जो है अपनों करें और खाएं, जीवन अपनों बढ़िया बिताएं। 13 साल की एज। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।